भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कृषि कानून हमारे भविष्य का सवाल, इसलिए 6 साल भी आंदोलन चलाने को तैयार। डब्ल्यू टोल नाका पर हुई किसान पंचायत में बोले किसान नेता। जिला अस्पताल को मिली अत्याधुनिक एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन मशीन, 8,80,000 रुपए की आई लागत। राज्य में पहली सर्जरी के दौरान मरीज को बेहोश कर जांच एडवांस। हनुमानगढ़ से मां भद्रकाली मंदिर तक बन रही रोड का ग्रामीणों ने रुकवाया काम। 82 फीट की जगह 12 फीट बना रहे थे रोड। किसान आंदोलन के समर्थन में 20 को होगी पद यात्रा का आयोजन। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में प्रदेश भर में होगा आयोजन। अब खबरें विस्तार से। डबली मकासर टोल नाका पर किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने जहां उपस्थित लोगों को तीनों कृषि कानूनों के बारे में जानकारी दी, वहीं इस आंदोलन को तब तक जारी रखने की बात कही जब तक कि सरकार इन्हें पूरी तरह से खत्म नहीं करती थी। आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक कामरेड अमराराम ने कहा कि कृषि कानून हमारे भविष्य का सवाल है, इसलिए 6 साल भी आंदोलन चलाने को तैयार हैं। किसान महापंचायत में 2 से 2,500 किसानों ने शिरकत की। दिल्ली में चल रहे आंदोलन के समर्थन में किसान महापंचायत का आयोजन डबली मकासर टोल नाका पर किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक कामरेड अमराराम, राजाराम माली, कालूराम थोरी, अवतार सिंह, मेजर सिंह, राकेश बिश्नोई व पूर्व डीआईजी कृष्ण जाखड़ा आदि ने शिरकत की। इसके अलावा स्थानीय नेता रघुवीर वर्मा, रामेश्वर वर्मा, सौरभ राठौड़, मनीष मकासर, बलदेव मकासर, ओम स्वामी आदि भी मौजूद रहे। वक्ताओं ने किसान महापंचायत में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर भी केंद्र सरकार को घेरा। इसके अलावा तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग उठाई गई। वक्ताओं ने कहा कि किसान दिल्ली को घेर कर बैठा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे में अब आंदोलन को देश भर में चलाया जाएगा। किसान नेताओं का कहना था कि मोदी सरकार अपने और अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। यदि कृषि कानून लागू होते हैं तो किसान बर्बाद हो जाएगा। किसान नेताओं ने कहा कि दिल्ली में सरकार ने हर तरह से षड्यंत्र किए, किसान नेता लेकिन डटे रहे। पिछले करीब 80 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर किसान बैठे हैं। मौसम खराब रहा लेकिन उनका मनोबल नहीं टूटा। वक्ताओं ने कहा कि राकेश टिकैत कहते हैं कि हम फसल बोकर 6 महीने इंतजार करते हैं, ये तो हमारे भविष्य का सवाल है। 6 साल भी आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन चलाएंगे। इस लड़ाई में किसान और मजदूर एक साथ हैं। हम इन कानूनों को वापस करवा कर जाएंगे। वहीं हनुमानगढ़ में हुई किसान महापंचायत में किसान नेता योगेंद्र यादव, डॉक्टर दर्शनपाल सिंह, बलवीर सिंह राजेवाला नहीं आ पाए। मोदी कृषि मंत्री, उनके मंत्री कहते हैं काला क्या है, इस कानून में बताए। सरकार कहती है काला क्या है, काला इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये इस देश के खेती बचाने और देश बचाने और आने वाली फसल और नस्ल को बचाने के लिए है। काला इसलिए है कि सबसे पहले काला कानून तीनों लागू होंगे तो हमारी जो मंडियां हैं सबसे पहले समाप्त होगी, क्योंकि उस मंडी के सामने जब प्राइवेट अंबानी और अडानी की मंडी होगी, उस मंडी में किसान अपने जिन्स बेचेगा तो अंबानी और अडानी को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और जिस मंडी में आज तक हम बेचते आए हैं, उसमें कोई भी व्यापारी जो आज तक खरीदता था वो खरीदेगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो मुश्किल से 1-2 साल बाद ये मंडियां जिस दिन समाप्त हो जाएगी, मंडी जब तक 1-2 साल में समाप्त नहीं होगी, हो सकता है वो 1 क्विंटल पे 100 या 150 रुपए ज्यादा दे देगा। लेकिन जब 1-2 साल बाद तमाम मंडियां समाप्त हो जाएगी, सब वो अपनी मन मर्जी करेगा, केवल अंबानी और अडानी खरीदने वाला होगा। इसलिए न केवल किसान को लूटेगा, बल्कि ये कानून लागू होते हैं तो मोदी जी कहते हैं ये जो सरकारी खरीद होती थी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, वो भी समाप्त होगी। और वही समाप्त होगी तो जो राशन में, पीडीएस में हमें गेहूं मिलता है, वो जब भी मिलता है सरकार मंडी में खरीद करती है, एफसीआई में स्टोर करती है, फिर हर गरीब परिवार को राशन देने का काम करती है। जब सरकार मंडी नहीं होगी, खरीद नहीं होगी, तो निश्चित रूप से राशन भी नहीं होगा। और एक नहीं, ये काले कानून इस देश की जनता को लूटने के कानून है। यही नहीं है, 3 काले कानूनों के साथ बिजली कानून 2020,
क्या प्रावधान कर रहा है कि जो इस देश के किसान को सस्ती बिजली मिलती है, 9 राज्यों में फ्री बिजली मिलती है, और गरीब बीपीएल परिवार को जो सस्ती घरेलू बिजली मिलती है। नरेंद्र मोदी प्रस्ताव लेके आ रहे हैं कि एलपीजी की तरह पहले किसान और गरीब आदमी पूरा बिल दे, और बिल देने के बाद वो सरकार वापिस सब्सिडी देगी। तो वैसी ही सब्सिडी देगी। ये मेरी माँ बहन बेटी है। मोदी आते ही कहा था एलपीजी के सिलेंडर का पूरा पैसा दो, फिर सब्सिडी आएगी। अभी 1 साल से 1 नया पैसा भी नहीं आ रहा है। इसलिए केवल और केवल लूटने का, और केवल यही लूटने का नहीं है, किसान और गरीब को लूटने का नहीं है। ये जो सूरतगढ़ के सबसे बड़ा पावर हाउस अडानी और अंबानी को देने की, उसमें साफ प्रावधान है। ऐसा नहीं है। आने वाला आज जनता समझ चुकी है। आज लोगों को जानकारी आ गई, और इसी समय के अंदर मैं ये कहना चाहता हूं कि आने वाला समय इतिहास बनेगा इस आंदोलन का। लोग बातें करेंगे कई सालों तक कि फलानी सदी के अंदर मेरा दादा गया, मेरा नाना गया, मेरा प्यो गया, मेरा पुत्र गया। इस तरीके की बातें चलेगी। आंदोलन में हुए और हमारे वो जीत गए थे, और वहाँ ये सिंघू बॉर्डर पे गया, ठीकरी बॉर्डर गया, गाजीपुर गया, और शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर पे गया। सब लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर पे आओ। हम आपको वहां मिलेंगे, आपकी सेवा में होंगे, आपकी सेवा करेंगे। कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। ये रोज की कैलकुलेशन करते हैं, रोज की गिनती करते हैं, यह आदमी घट गए, वहाँ आदमी घट गए। कोई नहीं घटा है। ये देश खड़ा हो गया, बढ़ता जा रहा है, आंदोलन बढ़ता जा रहा है। एक भी आदमी आज जो आने वाले हैं, यहाँ से लेकर 1 किलोमीटर से खड़े हैं। कोई किसी को लेके नहीं है, किराया दे के नहीं लेके आया। ये चुनावी रैली नहीं है, ये संयुक्त किसान मोर्चे की रैली है। लोगों में आग लगी हुई है, लोग अपने आप आते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ भाई राजू, चारों पांचों जो हमारे मोर्चे लगे हुए हैं, सब बड़े नेता 22 तारीख ने नौर में आएंगे, 26 तारीख ने अपने पदोपुर आएंगे। मैं दोनों जगह के लिए आपको इनवाइट करता हूँ और बधाई देता हूँ कि आप वहाँ भी बधाई। भाइयों, जब मोदी आया था 2014 में, तो क्या लेकर आया था? पंजाब, वो कह रहा था गुजरात मॉडल लेकर आया था। कुछ लोग कहते थे कि ये विकास का मॉडल है, कुछ जो सियाने लोग थे वो कहते थे ये विनाश का मॉडल है, फिरका प्रस्ती का मॉडल है। और वो लेकर वो आया और कितनी फूट डाली, क्या कुछ उसने करवाया। लेकिन जब हम पंजाब से चले थे, हम क्या लेकर चले थे? पंजाब मॉडल लेकर चले थे। पंजाब मॉडल क्या है? पंजाब में कणक और जो गेहूं और धान है उस पे एमएसपी की गारंटी थी। पंजाब के अंदर मंडियां हैं, आपके भी यहाँ होंगी। वो मंडियां का मॉडल क्यों सारे देश में नहीं होना चाहिए? क्यों एमएसपी सारे देश में नहीं होनी चाहिए? जब पंजाब अकेला लड़ रहा था, हमने ये मांग पत्र भी दिया था सरकार को कि पंजाब के लिए कर दो। हमने कहा था पूरे देश के लिए एमएसपी गारंटी एक्ट होना चाहिए। तो पंजाब मॉडल क्या है? पंजाब मॉडल मंडियों की गारंटी का मॉडल है। पंजाब मॉडल देश में जो ये फिरकू मॉडल लेकर आए थे उसके पैरल सद्भावना का मॉडल है, पूरे देश के लोगों का इकट्ठा करने का मॉडल है। तो हमने प्राप्त क्या किया? हमने हरियाणा को साथ जोड़ा और आज मैं तो यही कहूंगा, पंजाब को हरियाणा जो है बड़ा भाई मानता है। मैं आज कहूंगा कि हरियाणा है, पंजाब है बड़ा भाई, लेकिन राजस्थान हम सबका बड़ा भाई है, हम सबका बड़ा भाई है। और उम्मीद करूंगा कि राजस्थान अब इस लड़ाई में सबसे आगे जाएगा। और हमने जो प्राप्ति की, जो सरकार कहती थी ये कानून अच्छे हैं, इनमें सब अच्छा है, उसको जो कहती थी आओ हम आपको समझाते हैं,
जब बातचीत हुई, मीटिंगें हुई, तो सरकार को मानना पड़ा कि इसमें शोध कर देते हैं। अरे शोध तो तभी करोगे जब तुम्हारे कानून खराब है। तो सरकार ये मान गई आपके प्रेशर से कि कानून गलत है, तो अब वो कहते हैं कि इसके रोक लगा देते हैं। रोक तो तभी लगा रहे हैं जब तुम मान गए हो कि कानून गलत है, और अब जब मान गए हो तो क्यों नहीं इस कानून को रद्द कर देते। दिल्ली के लोगों को नहीं, दिल्ली के अंदर बैठी मोदी गवर्नमेंट को घेरने की बात की थी। सिंगू बॉर्डर पर बैठे हैं, टिकरी पर बैठे हैं, गाजीपुर पर बैठे हैं, शाहजहांपुर पर पीछे बैठे हैं। ये आपको देखना होगा राजस्थान वालों को। जैसे पंजाब हरियाणा के लोग नाके तोड़कर आगे आए हैं, आप लोग ये पंचायतें करें। और इन पंचायतों का मुख्य मकसद क्या होना चाहिए कि यहाँ से बड़ी गिनती में ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर शाहजहांपुर की तरफ चले, और वो नाके जो सरकार का अहंकार है, नाकों के साथ साथ सरकार का अहंकार तोड़कर जाकर दिल्ली के बिल्कुल जो उनके बॉर्डर है वहां पर बैठे सरकार को घेर करके उनको घुटनों पे बल करके ये कानून रद्द करवाने हैं। और आगे हमारी लड़ाई क्या होगी? देखिए, दो बातें हैं, या तो सरकार हमारी बात मान ले, कानून रद्द कर दे, या फिर वहां से हमें उखाड़ दे। दोनों ही मामलों में सरकार जो है पीछे जाएगी, लोगों की बात मानी जाएगी। जो अब तक कहते थे धरने प्रदर्शन से क्या होता है, देखिए आपके धरने प्रदर्शनों ने सरकार को अकेला कर दिया है। सारे लोग आपके साथ आ गए हैं, व्यापार मंडल और जो भी लोग हैं, मजदूर हैं, मुलाजिम हैं, सभी आपके साथ आ गए हैं। सरकार अकेली पड़ गई है। और पहली बार जो लड़ाई है हमारे मुख्य दुश्मन है, जो हम तो गांव के अंदर लड़ते रहते हैं, इसको वोट डालना है, उसको वोट डालना है, लेकिन हम पहली बार ये समझ पाए हैं कि ये लड़ाई या हमारा असली दुश्मन जो हमें लूट रहा है उसके खिलाफ सिद्ध हुई है। क्योंकि जब मुगल आए थे तो हमने देखा ये विदेशी आए हमें लूट रहे हैं, अफगान हमें लूट रहे हैं, ये उसके बाद अंग्रेज आए हैं, ये लूट रहे हैं। अब 1947 के बाद तो ये हो गया कि आप आजाद हैं, आप ही अपने आप का भविष्य चुनेंगे, तो हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हमें लूट कौन रहा है। पहली बार ये लड़ाई मुख्य जो हमारा दुश्मन है, जो अंबानी अडानी है, जो कॉर्पोरेट हैं और जो उनके ऊपर सब बैठा अमेरिकन साम्राज्यवाद है, उसकी तरफ सिद्ध हुई। तभी तो जाकर दिल्ली को घेरने के साथ साथ आपने टोल प्लाजा बंद किए, पूरे देश में रिलायंस जियो का बाइकाट हुआ, शॉपिंग मॉल जो है बंद हुए। तो पहली बार हमारी लड़ाई असली दुश्मन की तरफ सिद्ध हुई है। जब उसकी तरफ सिद्ध हो गई तो हमारी जीत जो है वो निश्चित है। किसान आंदोलन के समर्थन में एआईसीसी के कार्यक्रम के तहत कांग्रेस पार्टी के निर्देशानुसार प्रदेश भर में पद यात्रा निकाली जाएगी। जिला मुख्यालय पर भी सतीपुरा से लेकर भगत सिंह चौक तक विधायक के नेतृत्व में पद यात्रा निकाली जाएगी। विधायक चौधरी विनोद कुमार ने बताया कि ये सांकेतिक है। किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी इन कृषि कानूनों का विरोध करते हुए प्रदेश भर में पद यात्रा निकाल रही है। अभी हमारे 20 तारीख को भी एक पद यात्रा होगी, एआईसीसी का प्रोग्राम है। जो किसान धरने पे बैठे हैं, जो एजिटेशन चल रहा है, उसके समर्थन में कांग्रेस पार्टी ये पद यात्रा कर रही है। सारे राजस्थान में जिला हेडक्वार्टर पर 10-15-20 किलोमीटर तक ये पद यात्रा होगी। ये एक सांकेतिक है कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है, उनके समर्थन के लिए हम पद यात्रा कर रहे हैं। हमारा ये सतीपुरा से शुरू करके, सतीपुरा है, ज्वाला सिंहाड़ा है, ज्वाला सिंहाड़ा से गोल्डन सिटी है, तो वहाँ से होते हुए भगत सिंह चौक। जिला अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में अत्याधुनिक एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन मशीन पहुंच गई। इस मशीन को इंस्टॉल कर दिया गया, जिसका शुक्रवार से रोगियों और डॉक्टर्स को लाभ मिलना भी शुरू हो गया। पीएमओ डॉक्टर दीपक मित्र सैनी ने बताया कि 8,80,000 रुपए की लागत से खरीदी गई मशीन पूरे राजस्थान में जिला अस्पताल में लगने वाली संभवतः यह पहली अत्याधुनिक मशीन है। गौरतलब रही कि पूर्व पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा के कार्यकाल में अस्पताल को डीएमएफटी फंड से 38 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे। इसमें अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ ही एनेस्थीसिया मशीन खरीद गई थी। स्काई चैनल पर देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। जिला अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में अत्याधुनिक एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन मशीन पहुंच गई है। इस मशीन को इंस्टॉल भी कर दिया गया है, जिसका शुक्रवार से रोगियों और डॉक्टर्स को लाभ मिलना शुरू हो गया। विधायक चौधरी विनोद कुमार द्वारा एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन मशीन का शुभारंभ किया गया।
पीएमओ डॉक्टर दीपक मित्र सैनी ने बताया कि 8,80,000 रुपए की लागत से खरीदी गई मशीन पूरे राजस्थान में जिला अस्पताल में लगने वाली संभवतः यह पहली अत्याधुनिक मशीन है। एनेस्थीसिया जांच से मरीज को बेहोश कर सर्जरी के दौरान जांच सही तरीके से एडवांस टेक्नोलॉजी से हो सकेगी। यह रोगी और डॉक्टर दोनों के हित में ही रहेगा। इससे जिला अस्पताल में होने वाली सर्जरी के दौरान काफी मदद मिलेगी। हनुमानगढ़ विधायक चौधरी विनोद कुमार के सहयोग से जिला अस्पताल को यह फंड मिला था। इसके तहत 28 लाख रुपए की लागत की सोनोग्राफी मशीन कुछ दिन पहले जिला अस्पताल में पहुंची थी, जिसे भी इंस्टॉल किया जा चुका है। गौरतलब रही कि जिला अस्पताल में नई खरीदी गई सोनोग्राफी मशीन को पिछले दिनों इंस्टॉल करने के बाद विधायक से उद्घाटन करवा लिया गया था, लेकिन ट्रैकिंग आईडी सिस्टम जनरेट नहीं होने के कारण उसे शुरू नहीं किया गया। इस कारण फिलहाल पुरानी मशीन से ही जांच की जा रही है। नई मशीन के शुरू होने के बाद दोनों मशीनें से जांच की जाएगी। नई मशीन के शुरू होने के बाद 2 मशीनों से जांच होने के चलते रोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। पुरानी मशीन से जीएसवाई के तहत गर्भवती और प्रसूताओं को ही निःशुल्क जांच की जा रही थी। नई मशीन शुरू होने के बाद सभी रोगियों की निःशुल्क जांच हो सकेगी। जिला अस्पताल के अंदर जो नई मशीन आई है लगभग 8 लाख रुपए की लागत से, और ये ऑटोमेटिक बेहोशी वाली मशीन है। पहले क्या था कि अपने अंदाजे से करते थे, कई दफ़ा ज़्यादा भी हो जाता था, कई दफ़ा कम भी हो जाता था, लेकिन ये उसको कितना होना चाहिए उस हिसाब से ये काम करती है। और ये आधुनिक मशीन है, तो मैं समझता हूँ इस हॉस्पिटल में आने से हमारे इलाके के लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। और पीएमओ साहब की मेहनत से मैं समझता हूँ इन्होंने बहुत अच्छी जगह मशीन को सेट भी किया है, लोगों को सुविधा रहेगी। अच्छा काम हो रहा है अपने जिला अस्पताल के अंदर। मैं समझता हूँ आने वाला वक्त जो है वो और ही अच्छा होगा। और इसी तरह से हम जंक्शन के अंदर भी हमारा प्रयास रहेगा कि इस साल जो हॉस्पिटल की मांग है उसको हम पूरा कर सकें, क्योंकि जंक्शन की सबकी ये इच्छा है कि हमें टाउन नहीं जाना पड़ेगा। तो वहाँ अगर अच्छा हॉस्पिटल बढ़ जाएगा तो इसकी जो बिल्डिंग है वो नई बिल्डिंग बढ़नी होगी, तो कुछ इस पर प्रेशर कम हो जाएगा, दोनों जगह काम बढ़ जाएगा, तो लोगों को भी सुविधा रहेगी और हमारे स्टाफ को भी, डॉक्टर साहबान को भी सुविधा रहेगी, ताकि अच्छा उनको ट्रीटमेंट दे सकें। आज एनेस्थीसिया का वर्क स्टेशन विधायक महोदय के अनुकंपा से डीएमएफटी फंड से उपलब्ध हुआ है जिला अस्पताल को। जिस मशीन को कल इंस्टॉल कर दिया गया था, आज उसका विधिवत उद्घाटन विधायक महोदय द्वारा किया गया। तो विधायक महोदय इससे काफ़ी संतुष्ट नज़र आए। इस मशीन का पर्टिकुलर काम जो है वो ये है कि ये एनेस्थीसिया के लेवल को चेक करेगी। ऑटोमेटिक मशीन है, किसी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रही है, ऑटोमेटिक एक तरह से वेंटिलेटर का काम भी करेगी। तो मरीज़ के जितने पैरामीटर हैं वो ऑन स्क्रीन रहेंगे। तो एनेस्थीसिया में बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी एनेस्थेटिस्ट को और सर्जन को, क्योंकि कोई केस लंबा चल जाता है, कोई दूरबीन से ऑपरेशन कर रहे हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, कम हो रहा है, उसकी कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं हो रही है, उसके लिए ये काफ़ी अच्छी मशीन है। तो ये विधायक महोदय के प्रयासों से डीएफटी फंड से हमें ये मिल गई है और इसका हमने विधिवत इसको चालू कर दिया है। कितनी लागत? इसकी लागत अनुमानित लागत 8,80,000 के आसपास है। हनुमानगढ़ से मां भद्रकाली मंदिर को जाने वाली रोड पर हो रही सड़क निर्माण का काम ग्रामीणों ने सरपंच रोहितास स्वामी के नेतृत्व में बंद करवा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन इस सड़क को महज 12 फीट चौड़ी ही बना रहा है, जबकि सड़क की वास्तविक चौड़ाई 82 फीट है। सरपंच स्वामी ने बताया कि प्रशासन को इस संबंध में पूर्व में भी अवगत करवाया हुआ है कि रोड की चौड़ाई 82 फीट है और इसकी चौड़ाई के हिसाब से रोड बननी चाहिए, जबकि आज रोड बनने से मना करवा दिया गया है। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने जब सड़क का नाप लिया तो 82 फीट थी, मगर वर्तमान में 12 फीट में सड़क बनाई जा रही है। इसका ग्रामीणों ने भी विरोध जताया। ग्रामीणों का कहना है कि ऐतिहासिक मंदिर होने के कारण यहाँ प्रतिवर्ष माता का मेला भरता है, लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, ऐसे में सड़क की चौड़ाई बढ़ानी चाहिए। संकरी सड़क से आए दिन हादसे होते हैं, वहीं इस रोड पर करीब 1 दर्जन गांव लगते हैं। चौड़ी होनी चाहिए, 10 फुट नहीं बनेगी। भद्रकाली में हादसे होते हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? प्रशासन। तो यहाँ आज क्या काम रुकवा दिए?
हाँ, काम रोकेंगे, नहीं रुका था वो रोक देंगे। ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं सड़क चौड़ी करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 12 फुट की सड़क बन रही है और इस सड़क की यहाँ पे नाप तोल करने के बाद, यानी पटवारी जी ने जब भी नाप किया इस सड़क का, तो ये 82 फुट की सड़क यहाँ दर्ज की हुई है। लेकिन अब जो सड़क बन रही है, जो निर्माण कार्य चल रहा है, वो लमसम 12 फुट सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ ऐतिहासिक मंदिर होने के कारण, मंदिर में जब मेला भरता है उस टाइम भीड़ बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ एक्सीडेंट वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। और वैसे भी यहाँ पे इस रोड पे काफ़ी साधन चलते हैं, तो यहाँ हादसे होते रहते हैं। इसलिए इस सड़क का निर्माण 82 फुट ही किया जाए। हम ग्रामीण नहीं तो इस पे रोक लगाएंगे। और आज सरपंच साहब के नेतृत्व में यहाँ ग्रामीण एकजुट हुए हैं, काफ़ी सारी महिलाएं और पुरुष भी यहाँ एकजुट हुए हैं। हनुमानगढ़ से माँ भद्रकाली रोड बन रही थी और माता का ऐतिहासिक मंदिर है। ये पूर्व में 82.5 फुट रोड चौड़ी हुई थी और मंजूर हुई थी, तो साइडों में पोल वगैरह लगा दिए और हमें बेसब्री से इंतज़ार था कि बहुत जल्द ये 82 फुट रोड बनेगी, क्योंकि माँ भद्रकाली का हर साल यह मेला भरता है और लाखों की तादाद के अंदर श्रद्धालु आते हैं। रोड सिंगल होने के कारण, 10 फुट होने के कारण यह आए दिन दुर्घटनाएं होती है और नुकसान होता है। और इधर कम से कम 10-15 गाँव लगते हैं, तो ज़मींदार लोग भी इधर गेहूँ बेचने हनुमानगढ़ के लिए जाते हैं और अपनी फसल बेचने के लिए हनुमानगढ़ के लिए जाते हैं, तो सिंगल रोड होने के कारण दुर्घटनाएं होती है। और अभी 1-1.5 महीने पहले इसी रोड को जितनी है उतनी मंजूर करके और ये काम अभी चालू करवाया। तो मैं गया हुआ था बाहर, मैंने आज आके ये काम मैंने रुकवा दिया, बंद करवा दिया। जेसीबी की मशीनें आई हुई थी, उनको मैंने घर भिजवा दिया। तो मैंने कह दिया भी 10 फुट रोड हम नहीं बनने देंगे, बनाओ तो 82 फुट रोड बनाओ। अगर 82 फुट नहीं बनती है, कम से कम 40 फुट तो रोड बनाओ, ताकि जो श्रद्धालु आते हैं और जो जमींदार लोग हैं उनको सुविधा तो हो। इसलिए आज मैंने ये रोड बंद करवाई है। टाउन का कॉलेज फाटक बंद कर अंडरपास का निर्माण करने से राहत देने की बजाय कई कॉलोनियों के वासियों की नींद उड़ गई है। रेलवे लाइन के उस पार स्थित एसएफआई गोदाम से आने व जाने के लिए ट्रक व ट्रॉले आबादी क्षेत्र से होकर गुजर रहे हैं। ऐसे में सड़कों की चौड़ाई कम होने के कारण विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और यहाँ के घरों के विद्युत कनेक्शन तक टूट जाते हैं। इसके चलते नागरिक कई बार रोज कर ट्रकों की आवाजाही के लिए स्थायी समाधान की मांग कर चुके हैं। एफसीआई गोदाम के लिए आबादी क्षेत्र से होने वाले बड़े वाहनों के आवागमन से आमजन को होने वाली परेशानी से जल्द निजात मिल सकेगी। सभापति करेश राज बंसल का कहना था कि कृषि उपज मंडी समिति के अधिकारियों को मौका दिखाया जा चुका है और उनसे सड़क निर्माण को लेकर बात भी की गई है। सभापति का कहना था कि लगभग 1 माह में इस सड़क का निर्माण करवा दिया जाएगा ताकि भारी वाहनों के आवागमन से होने वाली परेशानी से निजात मिल सके। उनका कहना था कि गेहूं के सीजन से पूर्व सड़क का निर्माण करवा दिया जाएगा। बढ़ाई नहीं है, वो पहले की आरसीसी रोड बनी हुई है। अब जब कॉलेज फाटक बंद हो चुका है तो मजबूरीवश जो ट्रॉले ट्रक एफसीआई से भर के जा रहे हैं वो जा रहे हैं। हमारी सड़क भी वो डैमेज हो रही है और सकड़ी सड़क होने के कारण एक्सीडेंट का ही भय बना रहता है। धरना भी लगाया था आपके पास। वर्तमान में उस रोड के लिए एफसीआई के गोदाम के रोड के लिए कृषि मंडी समिति को निवेदन किया गया है, जिसमें ताराचंद जी कृषि मंडी समिति के डायरेक्टर भी यहाँ पधारे थे। उनको अवलोकन करवाया है। शीघ्र ही 1 महीने के अंदर ये रोड उनके द्वारा निर्मित कर दी जाएगी। कणक का सीजन आने से पहले वो सड़क बनाकर हैवी ट्रक चलने के काबिल बनाई जाएगी। गौरतलब रहे कि गत दिन पूर्व ट्रॉले के कारण विद्युत पोल क्षतिग्रस्त होने से जनप्रतिनिधि और इलाका वासियों की ओर से प्रदर्शन भी किया गया था। नागरिकों ने मांग की थी कि जब तक स्थायी समाधान नहीं निकलता तब तक के लिए अधिक ऊंचाई वाले विद्युत पोल लगाए जाए। नागरिकों ने चेताया भी था कि अगर इसी तरह ट्रकों की आवाजाही रही तो दोनों तरफ रास्ता बंद कर दिया जाएगा। वहीं पार्षद प्रमोद सोनी ने बताया कि कृषि विपणन बोर्ड की ओर से सड़क का निर्माण करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके लिए एफसीआई व जिला प्रशासन को मिलकर समाधान करना होगा। इसके लिए या तो कॉलेज फाटक को पुनः खोलने की कार्रवाई की जाए या फिर एफसीआई अपने स्तर पर अंडरपास का निर्माण करे। से ये अंडरपास बना है तब से वार्ड में जो ट्रक है एफसीआई गोदाम के वो कॉलेज फाटक की तरफ से आया करते थे। पहले ये अंडरपास बनने की वजह से इनका रास्ता जो है हमारे वार्ड के बीच में से जो ये एफसीआई गोदाम की जो रोड जा रही है तो इधर से इसके आदेश हो गए भी यहाँ से निकलेंगे, लेकिन ये जो रास्ता है ये इसके मतलब ट्रक वगैरह ये इनके लिए नहीं बना हुआ। इसमें आम पब्लिक है, मेरे जो परिवार है वार्ड के, इनके आमने सामने परिवार घर बने हुए हैं, सभी के छोटे छोटे बच्चे हमारे खेलते हैं रोड के ऊपर और ये रोज़ाना का हमारे लिए खतरा बना हुआ है। और नहीं तो इसकी कोई हमारे या तो हमारे कोई कलेक्टर साहब या कोई हमारे कोई इस बात का लिखित में दे, जिम्मेवारी ले, भी कोई नुकसान होगा तो उसकी भरपाई हम करेंगे, नहीं तो हमारी इसी को कोई जिम्मेदारी ले रहा है। और
आज कम से कम 5-7 दिनों के अंदर अंदर 4 पोल बिजली के जो हैं इन्होंने ट्रक वालों ने पोल के अंदर मारा है और तारें वगैरह नीचे गिर गई। तो हमारी ये रोज़ाना की ये परेशानी हो गई। तो हम तो यही निवेदन कर रहे हैं, कलेक्टर साहब से भी निवेदन कर रहे हैं भी हमें इस रोड से ये ट्रक वगैरह है यहाँ से बंद करके किसी और जगह इसकी व्यवस्था की जाए। 65वीं राज्य स्तरीय सीनियर महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता में हनुमानगढ़ जिले को लगातार चौथी बार चैंपियन बनाने वाली खिलाड़ियों ने शुक्रवार को कलेक्टर जाकिर हुसैन और एसपी प्रीति जैन से मुलाकात की। कलेक्टर ने वॉलीबॉल कोच बसंत सिंह मान को जिले की सभी खिलाड़ियों को जीत की बधाई देते हुए कहा कि जिले की बेटियां हनुमानगढ़ का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर रही हैं। ये बहुत खुशी की बात है। कलेक्ट्रेट पहुंची इन बालिकाओं को प्रोत्साहित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि पिछले दिनों इंदिरा प्रियदर्शनी गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार लेने वाले जिले की हजारों बालिकाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया। खास बात यह भी कि पिछले साल की तुलना इस साल ये पुरस्कार पाने वाली बालिकाओं की संख्या करीब 1000 ज्यादा थी। कलेक्टर ने कहा कि बेटियां जब समाज में आगे बढ़ती हैं तो समाज के लिए सुखद पल होता है। कलेक्टर ने कोच और सभी खिलाड़ियों को इसी तरह आगे भी मेहनत करते रहने और जिले का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर एडीएम अशोक असीजा, डीटीओ जगदीश अमरावत, पीआरओ सुरेश बिश्नोई भी मौजूद थे। कलेक्टर से मुलाकात के बाद सभी खिलाड़ी और कोच जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन से उनके चैम्बर में मिले तो एसपी ने भी सभी खिलाड़ियों की खूब हौसला अफजाई की। एसपी ने सभी खिलाड़ियों से उनकी पढ़ाई लिखाई और उनकी खेल सुविधाओं को लेकर भी जानकारी ली। साथ ही कहा कि वे जल्द ही सिलवला खुर्द आकर उनका मैच भी देखेंगे। गौरतलब रही कि हनुमानगढ़ की महिला वॉलीबॉल टीम में सभी खिलाड़ी टिब्बी की ग्राम पंचायत सिलवला खुर्द की बेटियां ही हैं, जो वॉलीबॉल कोच बसंत सिंह मान की मेहनत का परिणाम है। बसंत सिंह मान ने संग्रिया की ग्रामोत्थान शिक्षा पीठ में लंबी सेवा देने के बाद रिटायरमेंट से 3 साल पहले सिलवला खुर्द में पोस्टिंग के दौरान वॉलीबॉल की ट्रेनिंग देना गांव में शुरू किया और रिटायरमेंट के बाद भी पिछले 5.5 साल से सिलवला खुर्द में ही वॉलीबॉल की निःशुल्क ट्रेनिंग गांव की बेटियों और बेटों को दे रहे हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।